हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री विद नीरज चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीरज पटेल। आज आप लोगों का 15 नंबर लेक्चर लेने वाला हूं और 14 नंबर लेक्चर में मैंने आप लोगों को उपवेद, वेदांग, अरण्यक, उपनिषद, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया था। और मैंने उसके बाद में लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था कि गाय की चोरी करने वाले को कौन सी सज़ा दी जाती थी। तो मृत्युदंड दिया जाता था, फांसी की सज़ा भी हो सकती थी, जो कि मृत्युदंड में ही आता है। उसके बाद में आज हम वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। वैदिक एज, अगर वैदिक एज की बात की जाए तो वैदिक एज को 1500 BC से 600 BC में रखा गया है। अब उसमें दो पार्ट, पहला तो पूर्व वैदिक काल अर्थात अर्ली वैदिक एज, जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, ऋग्वैदिक एज भी कहते हैं। उसे 1500 BC से 1000 BC के बीच रखा गया है। उसके बाद में सेकेंड नंबर पे आपका उत्तर वैदिक काल को रखा गया है, जिसकी एज 1000 BC से 600 BC रखी गई है, अर्थात लेटर वैदिक एज। अब हम जानेंगे कि पूर्व वैदिक काल क्या था। पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी बताएंगे, आपको जानकारी देंगे। समाज की बात देखा जाए कि समाज कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, तो आपको बता दें पूर्व वैदिक काल में ऑक्यूपेशनल सोसाइटी थी, अर्थात कर्म प्रधान बोल सकते हैं कि कर्म प्रधान समाज था उस टाइम पे पूर्व वैदिक काल में। मुख्य व्यवसाय की बात की जाए, मेन ऑक्यूपेशन क्या था, तो पशुपालन इनका मेन ऑक्यूपेशन और कृषि इनके मेन ऑक्यूपेशन में आते थे। अगर मुख्य पशु की बात की जाए तो गाय थी, और इस टाइम पे जो राजा था, अगर राजा को बोला जाए गोप अर्थात गाय का रक्षक तो गलत नहीं होगा, क्योंकि गोप भी राजा को बोला जाता था। और गाय की चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मैंने बताया आपको, गाय की चोरी करने वाला गवेषरा अर्थात गवेषरा कहलाता था। समाज 4 वर्गों में विभाजित था। एक आपका पुरोहित वर्ग, दूसरा आपका योद्धा वर्ग, तीसरा व्यापारी वर्ग और चौथा सेवक वर्ग। अर्थात पुरोहित वर्ग को आप बोल सकते हैं प्रीस्टली क्लास। सेकेंड नंबर पे आपका आता है योद्धा वर्ग अर्थात वॉरियर क्लास, और थर्ड नंबर पे आपका व्यापारी वर्ग अर्थात ट्रेडर क्लास। चौथे नंबर पे बात की जाए तो सेवक वर्ग अर्थात सर्वेंट क्लास। और जैसा कि मैंने बताया कि पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। तो ऋग्वैदिक काल अर्थात ऋग्वेद आपका पूर्व वैदिक एज में रहा होगा, अर्थात अर्ली वैदिक एज में रहा होगा, पूर्व वैदिक काल में रहा होगा, जिसके 2 से 7 मंडल जो थे, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक पूर्व वैदिक एज में रखा गया है, अर्थात पूर्व वैदिक काल में रखा गया है। पहला 8वां और 9वां और 10वां उत्तर वैदिक काल में रखा गया है, लेटर वैदिक एज में रखा गया है। और जो आपके यजुर्वेद हो गए, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, वो आपका उत्तर वैदिक काल में अर्थात लेटर वैदिक एज में रखा गया है। और आपको बात किया जाए कि पहला 8वां और 9वां और 10वां मंडल उत्तर वैदिक एज में आया, जिसमें पहला और 10वां मंडल सबसे बाद को आया हुआ है। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद को रखा गया है, लेकिन इसमें मैंने बताया कि पहला 8वां 9वां और 10वां रखा गया है केवल ऋग्वेद का, और सारे 3 सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये तीनों उत्तर वैदिक काल में ही रखे गए। उत्तर वैदिक काल का अगर एज देखा जाए तो 1000 BC से 600 BC माना गया। और उस टाइम पे समाज आपका जो था वो कास्ट बेस्ड
हो गया था, अर्थात जातिगत समाज हो गया था। जो सोसाइटी थी उस टाइम की कास्ट बेस्ड सोसाइटी हो गई थी। समाज को 4 वर्णों अर्थात 4 जातियों में विभाजित कर दिया गया था। डिवाइड 4 वर्णों में किया गया था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मण को बोला जाता है कि ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, इसलिए इसे ब्राह्मण बोलते हैं। ब्रह्मा की भुजाओं से पैदा हुआ, उसे क्षत्रिय बोलते हैं। और ब्रह्मा की जांघ से पैदा हुआ, शूद्र बोलते हैं, वैश्य बोलते हैं। ब्रह्मा की जांघ से पैदा हुआ वैश्य, और ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुआ शूद्र कहलाता है। तो ये बातें थी। अब इसे नोट डाउन भी कर लेते हैं। पूर्व वैदिक काल, सारी बातें बताएंगे। पूर्व वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो वैदिक काल का समय लिख लेते हैं। अर्थात वैदिक एज, और इसका समय 1500 BC से 600 BC रखा गया है, जिसमें पहला पार्ट अर्ली वैदिक एज अर्थात पूर्व वैदिक काल। इसके समय की बात की जाए तो 1500 BC से 1000 BC रखा गया है। और वहीं सेकंड नंबर पे लेटर वैदिक एज की बात की जाए तो अर्थात उत्तर वैदिक काल। तो उसे 1000 BC से 600 BC रखा गया है। फिर हम अपने पूर्व वैदिक काल में आएंगे और पूर्व वैदिक काल के बारे में बताएंगे। अर्ली वैदिक एज, अगर मैंने बताया कि सोसाइटी की बात की जाए तो ऑक्यूपेशनल सोसाइटी थी। अर्थात समाज, समाज जो था वो कर्म प्रधान था, कर्म प्रधान समाज था। और आपको बताएं राजा को गोप भी कहते थे, गाय का रक्षा करने वाला। और मुख्य पशु की बात की जाए तो गाय थी, और मेन ऑक्यूपेशन की बात की जाए तो पशुपालन में आपका सबसे पहला पशुपालन और दूसरा कृषि था, मेन ऑक्यूपेशन।
अर्थात मुख्य व्यवसाय की बात की जाए तो पशुपालन और कृषि था। और अगर मुख्य पशु की बात की जाए तो गाय थी। मैंने बताया कि गवेषणा अर्थात गाय की चोरी करने वाला, गवेषणा करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मृत्युदंड, और मृत्युदंड में फांसी अधिकतर दी जाती थी। तो उसके बाद में अगर देखा जाए तो समाज 4 वर्ग में विभाजित था। पहला वर्ग मैंने बताया पुरोहित वर्ग, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी और चौथा सेवक वर्ग। तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लें, उसके बाद में आगे बताते हैं। समाज 4 वर्ग में विभाजित था, यह समाज को 4 वर्गों में रखा गया था। चार वर्ग में था। पहला पुरोहित वर्ग था, अर्थात प्रीस्टली क्लास। दूसरे की बात की जाए तो योद्धा वर्ग अर्थात वॉरियर क्लास। तीसरे की बात की जाए तो व्यापारी वर्ग, जिसे ट्रेडर क्लास बोल सकते हैं। चौथे की बात की जाए तो सेवक वर्ग, अर्थात सर्वेंट क्लास बोल सकते हैं। तो समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। और आपको बता दें, ऋग्वेद का दूसरे से 7वां मंडल, 7वां मंडल पूर्व वैदिक काल में आता है। पूर्व वैदिक काल में आता है। पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल उत्तर वैदिक काल में आता है। उत्तर वैदिक काल में आता है। और आपको बता दें कि
उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, उत्तर वैदिक काल में ही यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद भी आते हैं। तो ये जो है ये उत्तर वैदिक काल में, और ये ऋग्वेद का है, और ऋग्वेद का दूसरे से सातवां मंडल आपका पूर्व वैदिक काल में आता है। अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की, अर्थात लेटर वैदिक एज के बारे में बात करेंगे। उत्तर वैदिक काल अर्थात लेटर वैदिक एज। और लेटर वैदिक एज का काल जो है, समय जो है, अर्थात टाइमलाइन 1000 BC से 600 BC है। ये उत्तर वैदिक काल का समय है। और जो समाज था अर्थात सोसाइटी थी, वो जातिगत अर्थात कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी। तो सोसाइटी लिख लेते हैं। कास्ट बेस्ड सोसाइटी कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी, अर्थात जातिगत समाज था, जातिगत समाज। और समाज को 4 वर्णों में अर्थात 4 जातियों में विभाजित किया था, डिवाइड किया था। उनके बारे में लिख लेते हैं। समाज को 4 वर्णों में वर्णों अर्थात जातियों में विभाजित था। पहला तो आपका ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, और तीसरा वैश्य, और चौथा शूद्र। ब्राह्मण को ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ बताते हैं। ब्राह्मण को। और क्षत्रिय की बात की जाए तो ब्रह्मा की भुजाओं से
ब्रह्मा की भुजाओं से वैश्य की बात की जाए तो जांघ से और शूद्र की बात की जाए तो पैरों से पैदा हुआ बताते हैं। ये समाज था। समाज को 4 वर्णों में अर्थात जातियों में विभाजित किया, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 10वें मंडल जिसमें पुरुषोक्त में ब्रह्मा के 4 अंगों से 4 जातियां आई, ये बताया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ब्रह्मा को प्रजापति अर्थात मनुष्य को बनाने वाला कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में मंडल पुरुषोक्त में ब्रह्मा के 4 अंगों से 4 जातियां पैदा हुई। ये बताया गया है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही ब्रह्मा को प्रजापति कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही दसवें मंडल में ब्रह्मा को प्रजापति अर्थात मनुष्य को बनाने वाला कहा गया है। तो ये उत्तर वैदिक काल की बातें थी। और बताएं, जाति के बाद गोत्र सिस्टम आया और जाति में 7 गोत्र होती थी। गौ से गोत्र सिस्टम आया हुआ है। पहले इसे नोट डाउन कर ले, उसके बाद में आगे बात करते हैं। जाति के बाद गोत्र सिस्टम आया। जाति के बाद गोत्र सिस्टम आया और गोत्र में 7 जातियां थी। गोत्र सिस्टम गौ से आया। ठीक, उसके बाद में आपको बताएं, यदि निम्न कास्ट का व्यक्ति इस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे, अर्थात जो समाज था, सामाजिक दशा थी, सोशल कंडीशंस थी, वो पितृसत्तात्मक हो गई थी। लेकिन अर्ली वैदिक एज में ऐसा नहीं था। तो इसमें होता क्या था कि
यदि निम्न कास्ट का व्यक्ति उच्च कास्ट के व्यक्ति के गांव से गुजरता था तो लकड़ी का एक डंडा लेता था और लकड़ी के डंडे को बजाता हुआ उच्च कास्ट के गांव से गुजरता था। बजाता हुआ जब गुजरता था तो जो उच्च कास्ट का व्यक्ति था वो समझ जाता था कि निम्न कास्ट का व्यक्ति आ रहा है और वो अपने घर के अंदर चला जाता था। और आपको बताएं, अगर उस निम्न कास्ट के व्यक्ति की छाया उच्च कास्ट के व्यक्ति पर पड़ जाती थी तो निम्न कास्ट के व्यक्ति की छाया, जिस अंग की छाया उस उच्च कास्ट के व्यक्ति पर पड़ती थी, उस अंग को कटवा दिया जाता था। निम्न कास्ट के व्यक्ति के उस अंग को कटवा दिया जाता था। और यदि बात की जाए कि वैदिक मंत्र अगर पढ़ ले निम्न कास्ट का व्यक्ति तो उसकी जीभ को कटवा दिया जाता था। और यदि अगर मान लिया जाए कि उस कहीं पे हो रहा है और वो सुन लेता है, वैदिक मंत्र सुन लेता है, तो फिर क्या होता था कि उसके कान में लड गला के डाल दिया जाता था, जिससे वह क्या करता था कि सुन नहीं पाता था और उसे भयंकर प्रताड़ना दी जाती थी। क्योंकि लेड को गला के कान के अंदर डालना एक मृत्यु के बराबर हो जाता है। तो ये उस टाइम पे उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक एज में ऐसा सिस्टम था। सोशल कंडीशन की बात देखी जाए तो समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था। पिता की मृत्यु के बाद पुत्रों में बंटवारा होता था। पिता अपने परिवार का मुखिया होता था, अर्थात कुलक बोलते थे उस टाइम पे। पिता अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को बेच सकता था। और बताएं, अर्ली वैदिक एज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन लेटर वैदिक एज में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। सभा और समिति में महिलाएं भाग अब नहीं ले सकती थी, अर्ली वैदिक एज में ले सकती थी। वेदत का जिक्र ऋग्वेद में किया गया है, सबसे अधिक बार किया गया है, लेकिन वेदत का काम क्या था इसके बारे में नहीं बताया गया है। सती प्रथा की बात की जाए तो सती प्रथा आपके लेटर वैदिक एज में भी नहीं थी। विधवा पुनर्विवाह होता था, लेकिन विधवा पुनर्विवाह को विधवा पुनर्विवाह के नाम से नहीं जानते थे, नियोग प्रथा के नाम से जाना जाता था। और ये नियोग प्रथा की बात की जाए कि नियोग प्रथा थी क्या, तो नियोग प्रथा में ऐसा होता था कि यदि पत्नी का पति का देहांत हो जाता है, मर जाता है, तो पत्नी पति के भाई के साथ पूरे जीवन भर रह सकती थी, या फिर जब तक उसे संतान प्राप्ति न हो तब तक रह सकती थी। अर्थात संतान प्राप्ति के बाद छोड़ना चाहे छोड़ सकती थी। ये सिस्टम था उस टाइम का। और किसी दूसरे पुरुष के साथ में शादी नहीं कर सकते थे, तो इसलिए विधवा पुनर्विवाह में होता है कि किसी भी व्यक्ति से शादी कर लेते हैं, लेकिन नियोग प्रथा में किसी भी व्यक्ति से शादी नहीं कर सकते थे। और बताएं, आपको वह विवाह प्रथा थी, लेकिन एक विवाह प्रथा जो थी वो ज़्यादा थी, बहुत अधिक थी। और बात की जाए कि बहुपति प्रथा, तो बहुपति प्रथा बिल्कुल ही नहीं थी। बहुपति प्रथा बिल्कुल नहीं थी। हाँ, बादलों की पत्नी रोदसी को बोला गया है, उदाहरण दिया गया है कि बहुपति
इसके हैं अर्थात रोदसी, और बादल अर्थात बादलों को बताया गया है कि उनके पति हैं। तो बादल एक नहीं कई सारे हैं, अर्थात इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है, क्लाउड्स बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं माना जाता है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि बहुपद प्रथा थी या नहीं थी, तो आप बहुपद प्रथा नहीं थी पे ही टिक करेंगे। पर्दा प्रथा की बात की जाए तो पर्दा प्रथा पूर्व वैदिक काल में नहीं थी। बिना पर्दा किए महिलाएं रह सकती थीं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में पर्दा प्रथा थी। बिना पर्दा किए नहीं रह सकती थी महिलाएं। जातियां आपके मैंने बताया कि 4 जातियां, एक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 जातियां थी। विवाह की बात की जाए तो एक आपका अनुलोम विवाह और दूसरा आपका प्रतिलोम विवाह कहलाता था। अनुलोम विवाह में आपका उच्च जाति का लड़का निम्न जाति के लड़की से शादी करता था, तो वो अनुलोम विवाह कहलाता था। और अगर इससे जो संतान पैदा हुई उसको अन्य जाति में रख दिया जाता था, बाद को इसे निम्न जाति में काउंट कर दिया जाता था। अगर ब्राह्मण, लड़का ब्राह्मण हुआ, लड़की शूद्र हुई, तो इसे निम्न जाति में ही रखा जाएगा उसकी संतान को, और यह अनुलोम विवाह के अंतर्गत आएगा। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। और अगर क्षत्रिय का वैश्य से करता है तो वो अनुलोम विवाह, वैश्य का शूद्र से करता है तो अनुलोम विवाह है। प्रतिलोम विवाह में क्या होता था कि उच्च जाति की लड़की होती थी और निम्न जाति के लड़के से शादी करती थी, तो ये प्रतिलोम विवाह था। और प्रतिलोम विवाह में जो संतान पैदा हुई उसे अनुलोम विवाह के अपेक्षा ज़्यादा निम्न जाति में रखा जाता था, और भी निम्न जाति जो थी सबसे निम्न जातियों में रखा जाता था, क्योंकि ये उत्तर वैदिक काल में लोगों को बिल्कुल ही नहीं पसंद था। अनुलोम विवाह तो फिर भी चल जाता था, लेकिन प्रतिलोम विवाह के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ होते थे लोग। और इन दोनों अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह की बात की जाए तो अंतर जातीय विवाह के नाम से जाना गया, जिसमें 8 प्रकार के विवाह थे। पहला तो ब्रह्म विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह और प्रजापात्य विवाह, आर्ष विवाह भी, और असुर विवाह अर्थात राक्षस, और दूसरा राक्षस विवाह। और आपको बताते हैं जो सबसे निचला था वो पैशाच विवाह था। तो ये सारी बातें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जितनी भी बातों को बताया कि समाज कैसा था, सारी बातें सोशल कंडीशंस के बारे में बताएंगे। उसके बाद में धार्मिक दशा कैसी थी उसके बारे में भी अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।